हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल कारीगर का दूसरा भाग। वह आंखों पर रेबैन का चश्मा लगाए लॉन में पड़े झूले पर झूल रहा था, पूरी तरह निश्चिंत, होठों पर किंग साइज की सिगरेट लटकाए। वातावरण में सिर्फ और सिर्फ झूले की चूं चूं गूंज रही थी। इस वक्त वह बिस्कुटी कलर का शानदार सूट, सफ़ेद शर्ट और सूट से मैच करती टाई पहने हुए था। पैरों में काले जूते चमचमा रहे थे। वे सब कुछ इस तरह दौड़ते हुए झूले के नज़दीक पहुंचे थे जैसे सामने पड़ते ही उसे कच्चा चबा जाएंगे, मगर नहीं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। सब झूले के नज़दीक पहुंचकर यूं ठिठक गए जैसे किसी अज्ञात ताकत ने जकड़ लिया हो। लॉबी से वहां तक भाग कर आने के कारण वे सब हाँफ रहे थे। महेश घोष, चांदनी और चंपक के अलावा ढेर सारे नौकर भी वहां पहुंच चुके थे। इस बार भी सबसे पहले महेश घोष ने ही खुद को नियंत्रित किया। हलक से गुर्राहट निकली, तो तू यहाँ भी पहुंच ही गया। वह झूले से उठकर महेश घोष की तरफ बढ़ता बोला, सोचा क्यों ना मैं ही आपके दरबार में हाजिरी बजा दूं। क्यों आए हो यहाँ? सुना है आप मेरी चमड़ी उधेड़ने के तलबगार हैं। चक्रेश, तेरा असली नाम तो हो नहीं सकता। सबसे पहले असली नाम बता। उसके गुलाबी होठों पर मुस्कान उभरी। बोला, लोग चक्कर चलाने वाला ईश्वर ही कहते हैं मुझे। ईश्वर के बच्चे, क्यों किया वह सब? सारे शहर के सामने हमारी नाक काट कर तुझे क्या मिला? ऐसा कोई इरादा तो नहीं था मेरा, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो सॉरी। कहने के साथ उसने महेश घोष के बेहद नज़दीक पहुंचकर चश्मा उतार लिया था। वाकई माफ़ी चाहता हूँ मैं, और ये भी चाहता है तुझे माफ़ कर दूँ। आपकी मर्ज़ी। उसने लापरवाही के साथ कंधे उचकाकर चश्मा जेब में रख लिया। अब भी एक्टिंग कर रहा है क्या? टैलेंट दिखा रहा है अपने? वह तो आप पहले ही काफ़ी देख चुके हैं। तो अब असली वजह बता, क्यों पीछे पड़ा हुआ है हमारे? सबसे पहले ऑफिस में आया, अजीब ड्रामा किया। क्यों आया था? क्यों किया था वह ड्रामा? उसके बाद रात नज़र आया, ऐसा तमाशा किया कि सारे शहर ने तुझे चांदनी का प्रेमी समझा। मेरी बेटी की बारात लौट गई। यही, ठीक यही चाहता था मैं। कोई वजह तो होगी। वजह है ये लड़की। उसने चांदनी की तरफ उंगली तानी। मुझे ये पसंद आ गई है। दिमाग खराब है क्या तेरा? उनकी उत्तेजना पर ज़रा भी ध्यान दिए गए चक्रेश ने कहा, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर मैं तुम्हें जानती तक नहीं। चांदनी चीखी। जान जाओगी। कहने के साथ वह एक झटके से चांदनी की तरफ घूमा, अपनी ब्राउन आंखों से उसकी झील जैसी नीली आंखों को देखता हुआ बोला, बहुत जल्द तुम मुझे उतना जान जाओगी, एक पत्नी अपने पति को जानती है। महेश घोष चीख पड़े, क्या बक रहा है हरामजादे? मैं बका नहीं करता मिस्टर महेश घोष, फरमाया करता हूँ। वह ज़रा भी उत्तेजित हुए बगैर पुनः महेश घोष की तरफ पलट कर बोला, आपने पूछा मैंने खुद को चांदनी का प्रेमी क्यों साबित किया, क्यों ऐसा ड्रामा किया जिससे बारात बगैर शादी के वापस लौट गई। उसी सब का जवाब दिया है, सीधा और सच्चा जवाब। एक लड़का जिससे प्यार करता है, भला किसी दूसरे से उसकी शादी कैसे होने दे सकता है? और कोई वजह नहीं है? दूसरी और वजह हो भी कह सकती है। चक्रेश ने उनकी आंखों में झांकते हुए अजीब रहस्यमय स्वर में कहा, आप खुद सोचिए, शायद कुछ समझ में आ जाए। महेश घोष उसके स्टाइल पर सब पका कर रह गए, और अब वह एक एक शब्द को चबाता चला गया। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज। चांदनी बहुत जल्द मेरे मोहपाश में बंधी होगी। ये आपसे कहेगी, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ चक्रेश चक्रवर्ती से। आपने चूँ चाकी तो वही करेगी जो मोहब्बत करने वाले अक्सर करते हैं। बगावत कर देगी आपसे, आपकी दुनिया छोड़कर भाग जाएगी मेरे साथ। ए मिस्टर! चांदनी ने उसका बाजू पकड़ कर एक झटके से अपनी तरफ घुमाया। आखिर चीज़ क्या हो तुम? किस बूते पर कर रहे हो यह बकवास? सच्चे प्यार के बूते पर। उसके गुलाबी होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सच्चा प्यार, जो अभी तुम्हें हुआ नहीं है, इसलिए इसकी ताकत को नहीं पहचानती। मगर मेरा दावा है, बहुत जल्द तुम सच्चे प्यार का स्वाद चखोगी। और उसके बाद, ये तो है क्या चीज़, तुम मेरे लिए सारी दुनिया, सारी कायनात छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। वाह! चंपक क्या उठा, क्या लड़का है! महेश घोष ने उसे खूंखार नज़रों से घूरा। चंपक सकपका गया। उधर बुरी तरह भन्नाई चांदनी दाँत भींच कर कह रही थी, मुझे तो कोई सनकी लगते हो तुम। मेरे ही सामने कह रहे हो कि तुम मुझे अपने मोह पाश में बांधने वाले हो, मैं बन जाऊंगी। ऐसा कहीं होता है? होता है। वह कहता चला गया, मोहब्बत की दुनिया में ऐसे ही चमत्कार होता है चांदनी, यकीन मानो। ये वो जादू है जो दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाने वाली रोशनी से चकाचौंध कर देता है। जब तुम मेरी मोहब्बत के मोहपाश में बंधने लगो, तो रोकने की कोशिश करना खुद को। मेरा दावा है तुम हार जाओगी। मुंह की खानी पड़ेगी तुम्हें। वह वक्त आएगा जब तुम मेरे लिए तड़पोगी। जब तुम्हें कोई मुझसे नहीं मिलने देगा तो मेरे लिए रोओगी, आंसू बहाओगी, और ये सब तुम्हें सुकून पहुंचाएगा। अजीब बात यह है कि प्यार करने वालों को हंसने से कई कई गुना ज़्यादा रोना अच्छा लगता है। बार बार रोना चाहते हैं वे। दुनिया की हर नशीली चीज़ से ज़्यादा नशा उन्हें रोने से होता है।
ये सब तो गहने हैं मोहब्बत के, और मुझे पूरा यकीन है इन्हें पहनकर तुम रात की रानी की तरह महक उठोगी। अजीब पागल आदमी हो तुम। चांदनी की बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर दीवानगी के आलम में वह कहता चला गया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी चांदनी, बेइंतहा मोहब्बत। एक नज़र उसने महेश घोष पर डालने के बाद कहा, दुनिया की किसी और ताकत की तो बिसाती क्या, खुद अपने आप को नहीं रोक सकोगी तुम। ये मेरा दावा है, चैलेंज है मेरा। एक बार जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कशिश पैदा होगी तो अपने ही कदमों को तुम मेरी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकोगी। चांदनी को अवाक रह जाना पड़ा। महेश घोष तुम्हारे गुस्से के मानो पागल हो गए, दहाड़ उठे। तू कोई पागल है क्या? मोहब्बत करने वाले तुम जैसे लोगों को पागल ही नजर आते हैं। अभी तेरे सिर से प्यार का भूत उतारता हूँ साले। कहने के साथ वे अपने आदमियों की तरफ पलट कर चीखे, इतनी देर से खड़े खड़े देख क्या रहे हो हरामजादो, चमड़ी उधेड़ दो इसकी। चक्रेश ने सिगरेट का अंतिम सिरा घास पर डाला, उसे अपने चमकदार जूते से कुचलता हुआ बोला, ये भी सही। एक साथ कई तरफ से महेश घोष के आदमी चक्रेश पर झपटे, मगर चक्रेश ऐन समय पर अपना स्थान छोड़ चुका था। वे सभी आपस में उलझ कर रह गए और अभी संभल भी नहीं पाए थे कि एक के चेहरे पर चक्रेश का घूंसा पड़ा, दूसरे के पेट में चमकदार जूते की ठोकर, तीसरे का चेहरा उसके सिर की टक्कर के कारण लहूलुहान हो उठा था, तो चौथा अपने गुप्ताम पकड़े टकरा रहा था। इतने ही पर बस नहीं कर दी चक्रेश ने। उस वक्त महेश घोष और चांदनी को हैरान रह जाना पड़ा जब उन्होंने उसे उनके आदमियों से भिड़ते देखा। वह हाड़ मांस का इंसान नहीं बल्कि बिजली का पुतला नजर आ रहा था। अभी यहाँ था, अभी वहाँ। अभी उनके एक आदमी पर प्रहार कर रहा था, अभी दूसरे पर। लॉन में लगातार उनके आदमियों की चीखें गूंज रही थीं और हकबकाए से, असहाय से खड़े हुए उस सब को देखते रहने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। अकेला चंपक था जिसके होठों पर उस दृश्य को देखकर मुस्कान थी, चेहरे पर चक्रेश के लिए प्रशंसा के भाव। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, महेश घोष के चार में एक भी आदमी एक बार भी अपनी मर्जी से उसे छू तक नहीं सका था। दो धराशायी हो चुके थे, दो अभी भी जूझ रहे थे। चक्रेश ने उनमें से एक को उठाया, अपने सिर के ऊपर हवा में घुमाया और खुद पर झपटने की तैयारी कर रहे दूसरे पर फेंक मारा। दोनों एक दूसरे से उलझकर घास पर गिरे, और इस बार ऐसे गिरे कि उठ ही न सके। कुछ देर चक्रेश उनके अगले हमले का जवाब देने की मुद्रा में खड़ा रहा, लेकिन जब पाया वे उठने की स्थिति में ही नहीं है, तो ऐसे अंदाज में हाथ झाड़ी जैसे धूल झाड़ रहा हो। मारे हैरत के चांदनी का बुरा हाल था। महेश घोष गुस्से से कांप रहे थे। वह उनकी तरफ पलटा, मुस्कुराया। बड़ी ही कातिल मुस्कान थी वह, ऐसी मुस्कान जो महेश घोष के जिस्म में चिंगारियां सी भड़काती चली गई। उसके बाद अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार भरकर उसने चांदनी की तरफ देखा। वे नज़रें ऐसी थी जिनका चांदनी सामना न कर सकी। सकपका कर इधर उधर देखने लगी। उस वक्त तो महेश घोष के होश ही उड़ गए जब उनके नज़दीक जाते जाते चक्रेश ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे बार बार गेंद की तरह हवा में उछाल उछाल कर लपकता हुआ बोला, मेरे पास ये भी है मिस्टर घोष। स्मिथ एंड बेसन कंपनी का बना बहुत ही शानदार रिवॉल्वर है ये। एक ही गोली में कनपटी फाड़ डालता है। चाहूँ तो इसी वक्त इसकी नोक पर तुम्हारे सामने से तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊँ। यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर वापस जेब में रख लिया। पूछा, जानते हो क्यों? क्यों? ये शब्द महेश घोष के मुंह से मानो सतह फिसलता चला गया। क्योंकि यह काम बहुत आसान है, और आसान काम करना चक्रेश की फितरत में नहीं है। मुश्किल काम है चांदनी के दिल में अपने लिए मोहब्बत भरना। वही करने निकला हूँ मैं डाकू नहीं हूँ कि किसी को उठाकर ले जाऊँ और ज़बरदस्ती अपना बना लूँ। यह उस दिन मेरी होगी जिस दिन उतनी ही शिद्दत से मुझे अपना बनाना चाहेगी जितनी शिद्दत से मैं इसे चाहता हूँ। और एक बार फिर कहता हूँ, वह दिन बहुत जल्दी आएगा। तुम भी सुन रही हो ना चांदनी? तुम्हें मुझे टूट टूट कर चाहना होगा। दोनों की ज़ुबानों को जैसे लकवा मार गया था। अब आ, अब आता हूँ उस पर जो कुछ देर पहले यहाँ हुआ। चक्रेश ने घास पर इधर उधर पड़े महेश घोष के आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हालांकि प्यार करने वाले वैसा करने पर विश्वास नहीं करते जैसे मुझे करना पड़ा, मगर तुम्हारे दिमाग से यह खुशकी निकालनी ज़रूरी थी कि मैं इस रास्ते पर आ सकता हूँ। कहने के बाद एक पल के लिए भी वह वहाँ रुका नहीं। लंबे लंबे कदमों के साथ पोर्च के नीचे खड़ी अपनी सफ़ेद रंग की मारुति की तरफ बढ़ गया। उधर उसने गाड़ी स्टार्ट करके लोहे वाले गेट की तरफ बढ़ाई। इधर महेश घोष यूं चौंके जैसे नींद से जागे। जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला। नंबर मिलाते वक्त उनकी उंगलियां कांप रही थीं। इच्छित नंबर मिलते ही बोले, यस, मैं महेश घोष बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब। हाँ महेश बोलो। दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की आवाज़ उभरी। सुबह मैंने तुमसे बात की थी, चक्रेश के बारे में सब कुछ बताया था। कहा था मेरी बेटी का उससे कोई संबंध नहीं है, जबकि वह। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। वह लफंगा अभी अभी हमारे बंगले से निकला है, प्लीज़ उसे अरेस्ट करो। वहाँ क्यों आया था वह? महेश घोष ने संक्षेप में बता दिया। यह भी कि उसके पास रिवॉल्वर भी है। सुनने के बाद दूसरी तरफ से कहा गया,
कमाल का लड़का है वह। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी नाकेबंदी करा देता हूँ, शहर से बाहर नहीं निकल सकेगा वह। अगला दृश्य। चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। पुलिस वालों की पूरी फौज तैनात थी वहाँ। एक एक गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने के बाद आगे बढ़ा रहे थे। उस दृश्य को देखकर चक्रेश के होठों पर मुस्कान उभर आई। अपनी गाड़ी उसने लाइन में नहीं लगाई, बल्कि लाइन के समानांतर सर्र से दौड़ाता हुआ बैरियर की तरफ बढ़ा। कई पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुका। रुका वहाँ जहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकता था, यानी बैरियर पर। वहां पहुंचकर बहुत जोर से ब्रेक मारा था उसने, इतनी जोर से कि टायरों की चीख पुकार ने खुद ब खुद सबका ध्यान सफ़ेद मारुति की तरफ आकर्षित कर लिया। कई पुलिस वाले गाड़ी की तरफ लपके। चक्रेश ने बगैर किसी की परवाह किए जेब से रोथमैन्स का पैकेट निकाला, शानदार लाइटर से सिगरेट सुलगाई। तब तब भन्नाया हुआ एक इंस्पेक्टर उसकी कार का ड्राइविंग डोर खोल चुका था। गाड़ी से बाहर निकलते हुए चक्रेश ने कहा, गेट खोलने के लिए शुक्रिया। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ चेकिंग चल रही है? इंस्पेक्टर गुर्राया। दिख क्यों नहीं रहा? देख नहीं रहे? भगवान ने अच्छी खासी आंखें दी हैं। फिर फिर क्या? लाइन में पीछे क्यों नहीं रुके? चक्रेश ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह रोथमैन्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, सिगरेट पियोगे? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर गुर्राया। तुम्हारे होठ बता रहे हैं कि तुम चेन स्मोकर हो, मगर मेरा दावा है अगर तुम रिश्वत नहीं लेते तो इतनी महंगी सिगरेट पहले कभी नहीं पियोगी। अरे! इंस्पेक्टर चौंका। तू तो पागल लगता है कोई। मेरे सवालों का जवाब देने की जगह अपने ही राग अलापे जा रहा है। तुम भी तो मेरे सवालों का जवाब देने की जगह अपना राग अलापे जा रहे हो। तो क्या तुम भी पागल हो? मुझसे जुबान लड़ाता हरामी के बच्चे। मारे गुस्से के इंस्पेक्टर का बुरा हाल हो गया। अपने हाथ में मौजूद रूल को हवा में उठाकर घुर रहा है। अभी बताता हूँ तुझे। इससे पहले कि रूल उसके जिस्म को छूता, उसके मुंह से बहुत ही पैनी आवाज़ निकली। अगर ये रूल मेरे जिस्म से टच भी हो गया तो तुम्हारे जिस्म पर यह वर्दी नहीं रहेगी मिस्टर अवधेश तेवतिया। इंस्पेक्टर का हाथ हवा में ही जहाँ का तहाँ ठिठक कर रह गया। मुंह से निकला, तुम मुझे जानते हो? नहीं। फिर मेरा नाम? गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक तुमने अपनी वर्दी पर लगा रखा है, वहीं से पढ़कर अभी अभी जाना। इंस्पेक्टर ने बौखलाकर अपनी नेम प्लेट पर नज़र डाली। ये छोटी सी बात उसके दिमाग में नहीं रही थी कि नेम प्लेट को देखकर कोई भी उसका नाम आसानी से जान सकता है। जिस ढंग से चक्रेश बात कर रहा था, जिन तेवरों के साथ उसने उसकी वर्दी उतरवाने की बात की थी, उसे देखकर इंस्पेक्टर को लगा लड़का यकीनन कोई ना कोई चीज़ होगा। रूल वाला हाथ नीचे करने के साथ उसने पूछा, कौन हो तुम? पहले ये पूछो मैं गाड़ी सीधी यहाँ क्यों लाया? क्यों लाए? ये जो लाइन में शरीफ शहरी खड़े हैं इनका टाइम, कीमती टाइम बचाने के लिए। क्या मतलब? तुम बेवजह सारे शहर को परेशान कर रहे हो मिस्टर अवधेश तेवतिया। अधूरी बात कहने के बाद चक्रेश ने सिगरेट में कश लगाया। आराम से धुआं छोड़ने के बाद वाक्य पूरा किया। वह आदमी मैं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया। तुम्हें उस शख्स की तलाश है ना जो कुछ देर पहले महेश घोष के बंगले से निकला है? हाँ। नाम चक्रेश बताया गया होगा? हाँ, मैं वही हूँ। लड़के के स्टाइल पर इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। 5-7 सेकंड तक तो समझ में नहीं आया लड़के ने कहा क्या है और उसे करना क्या चाहिए। जब समझ में आया तो मुंह से निकला, हवलदार। यस सर, हथकड़ी लगाओ इसे। हवलदार अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालता हुआ चक्रेश की तरफ बढ़ा। नहीं इंस्पेक्टर। चक्रेश ने कोट की जेब से एक कागज़ निकालते हुए कहा, पहले इसे देख लो, शायद तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम हो क्या चीज़। तुम्हारे कमिश्नर तक की औकात मुझे गिरफ्तार करने की नहीं है। हैरान इंस्पेक्टर के मुंह से निकला, यह है क्या चीज़? खोल कर देखो, नहीं देखोगे तो पछताना पड़ेगा। चक्रेश के स्टाइल में कॉन्फिडेंस ही इतना था कि इंस्पेक्टर इच्छा न होने के बावजूद कागज़ को देखे बगैर सख्ती नहीं कर सका। उसने कागज़ लिया, तायें खोली और उस वक्त वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था जब चक्रेश ने कहा, ये मेरी एंटीसिपेटरी बेल का कागज़ है, सीधा हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर ने हैरान नज़रों से चक्रेश की तरफ देखा। अब तुम समझ सकते हो, चक्रेश कहता चला गया। जिसने भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, हाई कोर्ट उसकी वर्दी उतरवा लेगी। इंस्पेक्टर के मुंह में मानो ज़ुबान ही नहीं रह गई थी। चक्रेश की तरफ यूं देखता रह गया जैसे लोग अजूबों को देखते हैं। सामने वाले को जलाकर राख कर देने वाली मुस्कान के साथ चक्रेश ने उसके हाथ से कागज़ वापस लिया। तय बनाकर अपने कोट की जेब में रखता हुआ बोला, बैरियर हटाओ, मुझे भी जाने दो और उन शरीफ शहरियों को भी जिनका तुम कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो। कसमसा कर रह गया इंस्पेक्टर। सचमुच वह कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए हवलदार से कहा, बैरियर उठा दो। चक्रेश घूमा, अपनी गाड़ी का ड्राइविंग डोर खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला, मुझे मालूम था पुलिस कमिश्नर महेश घोष का दोस्त है, इसलिए उसके बंगले पर जाने से पहले कोर्ट से यह ऑर्डर लेना पड़ा। इंस्पेक्टर को सूझा नहीं क्या कहे। चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, चक्रेश ने कहा। तुम जानते हो कि मुझे रोक नहीं सकते, मगर जाऊँगा नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे कमिश्नर से मिलना है। इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। हवलदार ने कहा, सर, मेरे ख्याल से तो ये कोई घुटा हुआ कारीगर है।
अगला दृश्य। पुलिस कमिश्नर की आयु करीब 55 साल थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद हो चुके थे, बावजूद इसके चेहरे से रुआब टपकता था। कारण था चेहरे की चमक। बड़ी बड़ी आंखें, घनी भवें, लंबी नाक, पतले होठ और चौड़ा मस्तक। घनी मूछ तो मानो उसके आकर्षक व्यक्तित्व का खास हिस्सा थी। चक्रेश देखते ही समझ गया, उन्हें उसने खिजाब से काली किया हुआ है, वरना उम्र के मुताबिक उनका एक न एक बाल सफ़ेद ज़रूर होना चाहिए था। जिस वक्त इंस्पेक्टर चक्रेश को लिए कमिश्नर के ऑफिस में दाखिल हुआ, उस वक्त वहाँ महेश घोष भी मौजूद थे। वे कमिश्नर की चमचमाती हुई शानदार मेज के इस तरफ पड़ी दो विजिटर चेयर्स में से एक पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही अपने पीछे से ऑफिस का दरवाज़ा खोलने और ठीक सामने बैठे कमिश्नर को दरवाजे की तरफ मुखातिब होते पाया, स्वाभाविक रूप से पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने जय हिंद सर कहने के साथ ज़ोरदार सलूट मारा था, मगर महेश घोष की नज़र भला उसे कहाँ देख रही थी। उनकी नज़र तो उस पर केंद्रित थी, उस पर जिसके गुलाबी होठों पर अब भी मुस्कान थी। मुस्कान भी ऐसी जो महेश घोष को मानो आरी बनकर अंदर तक चीरती चली गई। तुरंत ही कमिश्नर की तरफ पलटकर ये कहे बगैर ना रह सके, देख रहे हो कमिश्नर, देख रहे हो, ये अब भी कितनी बेशर्माई से मुस्करा रहा है। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से कहा, तुम जाओ। वह पुनः एड़ियाँ बजाने के बाद ऑफिस से बाहर चला गया। महेश घोष के चेहरे की तमतमाहट कम होकर नहीं दे रही थी। एक बार फिर वे कुर्सी पर बैठे ही बैठे पीछे देखने पर मजबूर हो गए। चक्रेश को अपने होठों पर चिर परिचित मुस्कान लिए अपनी तरफ बढ़ते देखा। मेज़ के उस तरफ पहुंचकर चक्रेश ने अपने हाथ कमिश्नर के चरणों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे चक्रेश कहते हैं सर, बैठो। कमिश्नर रिवॉल्विंग चेयर घुमाकर अपने पैर दूर हटाते हुए सख्त लहजे में कहा, अरे महेश घोष बनना है, तुम इसे बैठने के लिए कह रहे हो? अपने सामने, हमारी बगल में? यह यहाँ बैठने का हकदार नहीं, बल्कि अदालत की हवा खाने के लायक है। प्लीज़ घोष, कमिश्नर ने कहा, शांति रखो। हम तुम्हें बता चुके हैं, इसके पास अपनी एंटीसिपेटरी बेल का पेपर है। कोर्ट के हुक्म की अवहेलना करके इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ सकती है। महेश घोष के बराबर वाली कुर्सी पर बैठते चक्रेश ने व्यंग उछाला, इनकी समझ में नहीं आएगी। एक बार फिर महेश घोष आप से बाहर हो गए। हरामजादे, तू हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। प्लीज़ प्लीज़ घोष, कमिश्नर ने उनकी बात काटी, हमें बात करने दो। महेश घोष कसमसा कर रह गए। गुस्से को जहर का घूंट बनाकर पी जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कमिश्नर ने चक्रेश पर नज़र गड़ाए कड़क लहजे में पूछा, कौन हो तुम? आधा नाम बता चुका हूँ, पूरा नाम चक्रेश चक्रवर्ती। कहाँ के रहने वाले हो? क्षमा करें, चक्रेश ने पूरी तरह सपाट लहजे में कहा, बताने के लिए बाध्य नहीं। बस एक बार फिर महेश घोष के उठे, इसी तरह अकड़कर बातें करता ही है, इस अंदाज में बोलता है कि सामने वाले का खून खौल कर रहे। कमिश्नर ने बायां हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। इसलिए एक बार फिर महेश घोष की बात अधूरी रह गई। इसमें कोई शक नहीं, चक्रेश के जवाब ने चेहरा कमिश्नर का भी सख्त कर दिया था। अपनी आंखों में कड़े भाव लिए उसने गुर्राते से लहजे में कहा, क्या तुम्हें मालूम है इस वक्त तुम इस शहर के पुलिस कमिश्नर के सामने बैठे हो? मुझे बस इतना मालूम है, भगवान के सामने नहीं बैठा। तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही खराब लगता है लड़के। आपको लगता होगा मगर असल में है नहीं। सचमुच तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। इस वक्त आप मुझसे बड़े होने की हैसियत से बात नहीं कर रहे। मतलब, इस दुनिया में दो किस्म के बड़े होते हैं। एक वह जो ओहदे में बड़े हों, उस लिहाज से ना आप मुझसे बड़े हैं ना छोटे, क्योंकि ना मैं आपका अफसर हूँ ना मातहत। दूसरे बड़े वे होते हैं जो उम्र में बड़े हों। उस लिहाज से आप बेशक मुझसे बड़े हैं, सम्मानित हैं, और सम्मानित लोगों को जिस तरह सम्मान देना चाहिए उस तरह सम्मान देने की कोशिश मैंने यहाँ आते ही की थी। इसलिए की थी क्योंकि उम्र में बड़ों को वैसे ढंग से सम्मान देने की शिक्षा मुझे घुट्टी में पिलाई गई है। उसी घुट्टी में यह भी बताया गया था, जब कोई छोटा चरण स्पर्श करे तो बड़ों को उसे आशीर्वाद देना चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि रिवॉल्विंग चेयर दूसरी तक घुमा ली। मतलब खुद आपने बड़ा होना कबूल नहीं किया। बातें काफ़ी अच्छी बना लेते हो। उनका आशीर्वाद है जो मुझे अपने चरण स्पर्श करने देते हैं। तुम शायद अपनी जेब में पड़े एंटीसिपेटरी बेल के कागज़ पर कूद रहे हो। गलत फहमी है आपकी। बेखौफ कहता चला गया। मैं जानता हूँ पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो किसी कोर्ट का कोई आदेश उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। आपका एक आदेश मुझे हवालात में बंद करके हवाई जहाज़ बना सकता है, मेरी हड्डियाँ तोड़ सकता है, यहाँ तक कि दुनिया से गारत तक कर सकता है। किसी को पता तक नहीं लगेगा कि मैं आपसे कभी मिला भी था। और फिर जब मैं ही नहीं रहूँगा तो किसी अदालत या दुनिया को ये बताने कौन जाएगा कि आपने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके गैर कानूनी तरीके से एक युवक को दुनिया से उड़ा दिया है। इतना सब जानने के बावजूद अकड़ रहे हो। इसका भी एक कारण है। वह क्या? मानवाधिकार आयोग। कमिश्नर चूका। मानवाधिकार आयोग? आप अपने सूत्रों से तस्दीक कर सकते हैं। यहाँ आने से पहले, बल्कि घोष साहब के बंगले पर भी जाने से पहले, मैं मानवाधिकार आयोग में एक एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। उसमें लिखा है, पहले मैं घोष साहब से मिलूंगा, अपनी बात कहूँगा। जानता हूँ मेरी बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। आप उनके दोस्त हैं, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के कारण जब नहीं कर पाएंगे तो दोस्ती निभाने के लिए कोई गैर कानूनी हरकत भी कर सकते हैं। उसमें यह भी लिखा है,
अगर मैं कल सुबह तक खुद मानवाधिकार आयोग के सामने उपस्थित ना हूँ तो इस बात की जांच की जाए कि कहीं आपके हत्थे तो नहीं चढ़ गया हूँ। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मानवाधिकार आयोग जब जांच करेगा तो उसे इस बात के पक्के सबूत मिल जाएंगे कि मैं अंतिम बार इस ऑफिस में देखा गया था। हक्का बक्का रह गया कमिश्नर। इसमें शक नहीं, उसके चेहरे की चमक उसी अनुपात में फीकी पड़ती चली गई थी जिस अनुपात में चक्रेश की बात समझ में आती गई। बहुत कुछ कहने की इच्छा के बावजूद कमिश्नर पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा। वह चक्रेश ही था जो होंठों पर बहुत ही चिंताकर्षक मुस्कान लिए अब भी कहता चला गया, यह सब बताना मेरा फर्ज था ताकि बाद में आप शिकायत न कर सकें कि मैंने आगाह नहीं किया था। अब आप अपने पूरे कसबल निकालने के लिए आज़ाद हैं। जैसा चाहे मेरे साथ व्यवहार करें। आपके सामने आपकी मान में बैठा हूँ। कुछ देर कमिश्नर उसे घूरता रहा, फिर बोला, इतना तो मानना ही पड़ेगा, तुम कोई पढ़े लिखे कानून के जानकार और घटे हुए क्रिमिनल हो। पूरी नाकेबंदी करने के बाद मैदान में उतरे हो, मगर मगर एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें क्राइम करने का लाइसेंस मिल गया। कौन सा क्राइम कर डाला मैंने? मिस्टर घोष मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तुमने इनके बंगले में घुसकर इनकी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी। मैंने कोई धमकी नहीं दी जनाब, केवल ऐलान किया है, प्यार का ऐलान। यह कहकर आया हूँ कि चांदनी को एक दिन मुझसे उसी कदर प्यार होगा करना होगा जैसा कभी लैला ने मजनू से या हीर ने रांझे से किया था। अगर ये क्राइम है तो मैं कानून की उस किताब का अवलोकन करना चाहूँगा जिसमें प्यार का ऐलान करने को क्राइम कहा गया हो। उस दफ़ा को देखना चाहूँगा जिसके तहत आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या आप मेरे ज्ञान में वृद्धि करने का कष्ट फरमाएंगे? थोड़ा सा पकाया कमिश्नर, फिर बोला, प्यार का ऐलान करना या किसी लड़की से यह कहना जुर्म ना सही कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, मगर किसी के घर में घुसकर मारपीट करना जुर्म है। वह इन्होंने शुरू की, मैंने नहीं। तुमने रिवॉल्वर निकाल कर इन्हें धमकाया। ये बताएं मैंने क्या कहा? तुमने हमें रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, चाहूँ तो अभी चांदनी को उठाकर ले जाऊँ। क्या मैंने ऐसा किया? उठाकर लाया आपकी बेटी को? महेश घोष सक पकाकर कमिश्नर की तरफ देखने लगे। चक्रेश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जवाब दीजिए, क्या मैंने ऐसा किया? तुम्हें पता होना चाहिए मिस्टर, कमिश्नर गुर्राया। धमकी देना अपने आप में क्राइम होता है। पता है, उतनी ही अच्छी तरह पता है जितनी अच्छी तरह एक घुटे हुए वकील को पता होता है। चक्रेश कहता चला गया, मगर आपके दोस्त को इतना तक नहीं पता कि ये एक ही सांस से एक दूसरे को काटने वाली दो बातें कह बैठे हैं। एक तरफ इनका कहना है मैंने इनकी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी, रिवॉल्वर निकाला। मैं कहता हूँ उस वक्त इन्होंने और इनके नौकरों ने भी रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तान दिए थे। ये झूठ है, सरासर झूठ। महेश घोष चीख पड़े, कमिश्नर, ये लड़का एक नंबर का हरामी है। कितनी आसानी से सफ़ेद झूठ बोल गया। रिवॉल्वर की तो बात ही दूर, हमारे नौकर के पास उस वक्त हथियार के नाम पर एक सुई तक नहीं थी। मतलब अगर मैं रिवॉल्वर की नोक पर चांदनी को उठा लिया था तो आप और आपके नौकर मुझे रोक पाने की पोजीशन में नहीं थे। क्या मतलब? साबित हो गया कमिश्नर साहब, इनके पूरी तरह असहाय होने के बावजूद मैंने चांदनी को उठाकर लाने का जुर्म नहीं किया। महेश घोष सब पका गए। कभी चक्रेश को देख रहे थे, कभी कमिश्नर को। अचानक उन्होंने खुद को अपने ही शब्दों के जाल में जकड़ा पाया था। अपनी बात सिद्ध करने के बाद चक्रेश के गुलाबी होठों पर मौजूद मुस्कान कुछ और चमकदार हो उठी थी। कमिश्नर ने खुद खुद को बेबस महसूस किया। लड़का किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा था। वह थोड़ा पैंतरा बदल कर बोला, वह रिवॉल्वर कहाँ है? चक्रेश ने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल कर मेज पर रख दिया। कमिश्नर ने उसे उठाया, उलट पलट कर देखा, चौंका। मुंह से निकला, ये तो नकली है। क्या कर सकता हूँ, घोष साहब उस वक्त पहचाने ही नहीं। कमिश्नर ने महेश घोष की तरफ देखा। चक्रेश कहता चला गया था, ऐसा ही एक रिवॉल्वर मैं इनके ऑफिस में इन्हें सप्रेम भेंट करके आया था। ऐसे ही रिवॉल्वर से ये शूटिंग्स के दरमियान अक्सर इस्तेमाल करते रहे। इसके बावजूद अगर ये गुस्से की ज़्यादती के कारण उस वक्त इसे असली समझे तो मेरा क्या कसूर हो सकता है? महेश घोष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आने लगी थी। अब कमिश्नर भी फट पड़ा। आखिर क्यों क्यों महेश घोष के पीछे पड़े हुए हो तुम? आपका ये ख्याल भी गलत है। मैं महेश घोष के नहीं, चांदनी के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मगर क्यों? जवाब मिस्टर घोष के लॉन में इन्हें दे चुका हूँ। चांदनी मुझे पसंद आ गई है, उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया मैंने। जब चांदनी तुम्हें जानती नहीं तो कोई ज़बरदस्ती? साफ साफ कहकर आया हूँ वहाँ। ज़बरदस्ती करनी होती तो कर चुका होता, मेरे पास पूरा मौका था। जो होगा चांदनी की रजामंदी से होगा। यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको। कहने के साथ उसने कमिश्नर की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस मामले में मिस्टर घोष की रजामंदी में मेरे लिए काफ़ी नहीं होगी। यानी कल अगर ये किसी वजह से चांदनी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं सहमत नहीं होऊंगा। मुझे चांदनी की रजामंदी चाहिए कमिश्नर साहब, केवल चांदनी की। किसी और की रजामंदी से कुछ नहीं होगा, और मेरा दावा है मैं उसे रजामंद करके रहूँगा। ये तो चीज़ क्या है, सारे ज़माने को छोड़कर मैं मेरी बाहों में आ सिमटेगी। हरामजादे, अभी बताते हम तुम्हें। गुस्से की पराकाष्ठा के साथ महेश घोष कुर्सी से उठकर चक्रेश पर हमला करने ही वाले थे कि कमिश्नर चीखा, नहीं घोष, ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे तुम। हमला करने से तो रुक गए महेश घोष, मगर चीखने से नहीं रोक सके खुद को। हद हो गई कमिश्नर, हद कर दी इस लड़के ने। मैंने तो सोचा था
पुलिस के चंगुल में फंसने के बाद इसके सारे कस्बल ढीले पड़ जाएंगे, मगर इस पट्टे के चेहरे पर तो शिकन तक नहीं है। ये तो यहाँ शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर के सामने मेरी बेटी को मानसिक तौर पर अगवा करने की धमकी दे रहा है, और तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो हद ही हो गई। समझने की कोशिश करो घोष, ये लड़का ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है, कमिश्नर ने कहा। पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। पहली बात, अभी तक इसने अपनी हर चाल इतनी होशियारी से चली है कि कोई कानून न टूटे। दूसरी बात, हमारे द्वारा कोई भी कानून तोड़ा जाते ही ये उल्टा हम ही को लपेट लेने की फिराक में है। ये तुम्हें ज़बरदस्ती उत्तेजित कर रहा है, तुमसे वही कराना चाहता है जो करने के लिए गुस्से में करने पर आमादा हो, ताकि कोर्ट में साबित कर सके कि पुलिस कमिश्नर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ऑफिस में इसके साथ मारपीट की, ज्यादती की। हकबकाए से महेश घोष कमिश्नर की तरफ देखते रह गए। चक्रेश उनके आपसी वाद विवाद का भरपूर मजा लूटता नजर आ रहा था। काफ़ी देर तक भन्नाए रहने के बाद महेश घोष ने कहा, कमाल की बात है, इस लड़के के इतना सब कुछ कर देने के बावजूद तुम तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। इस बार कमिश्नर ने गुस्से में कहा, अगर तुम चाहते हो मैं इस समस्या को हल करूं तो ये बार बार उत्तेजित होने का सिलसिला बंद कर दो घोष। मुझे शांति के साथ इससे बात करने दो। महेश घोष का चेहरा चाहे जितना तमतमा रहा हो, मगर दिल महसूस कर बैठ जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। कुछ और देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर कमिश्नर ने चक्रेश से मुखातिब होकर कहा, जो कुछ तुमने अब तक किया है, ये नहीं माना जा सकता कि उसके पीछे केवल वही वजह है जो तुम बता रहे हो। आपके ख्याल से और क्या वजह हो सकती है? कोई भी दूसरी, शायद कोई बड़ी वजह, जिसे किसी वजह से अभी तक तुम बता नहीं रहे। नहीं, आपका ख्याल गलत है। कहने के साथ एक बार फिर वह महेश घोष की तरफ देखकर बहुत ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया था। दूसरी या तीसरी कोई वजह नहीं है। मेरे ख्याल से तो दूसरी कोई वजह इससे बड़ी हो भी नहीं सकती कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई हो। केवल इतनी ही बात थी तो तुमने अपनी इच्छा मिस्टर घोष या चांदनी को पहले क्यों नहीं बताई? पहले कब? ये रिश्ता होने से पहले, या कम से कम शादी का फंक्शन होने के पहले तो बताई जानी चाहिए थी। मौका नहीं मिला। कल तो मिस्टर घोष के ऑफिस में इनसे मिले थे। आप खुद सोचिए, उस वक्त अगर इस बारे में मैं कुछ कहता भी तो क्या कोई नतीजा निकल सकता था? क्या मिस्टर घोष चांदनी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो जाते? खास तौर से उस अवस्था में जबकि चांदनी मुझे जानती तक नहीं थी। तो क्या इस तरह जो कुछ तुमने अब किया, क्या तुम समझते हो चांदनी से शादी हो जाएगी? ये शादी होगी और शायद आप भी उसमें शरीक होंगे। चक्रेश के हर शब्द में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। भूल है तुम्हारी। भला एक ऐसी लड़की जिसकी तुमने बारात लौटा दी, किसी भी कंडीशन में तुमसे शादी करने पर कैसे सहमत हो सकती है? जानते भी हो, जिस लड़की की बारात इस तरह लौटी हो, जिस पर सारे शहर के सामने तुमसे होटल के कमरे में मिलने का इल्ज़ाम लगाओ, तो कितनी ज़िल्लत और रसवाई से गुजरी होगी, तुम शायद सोच भी नहीं सकते। उसे तुमसे कितनी नफरत होगी, और तुम कह रहे हो कि वह तुम्हें चाहेगी, तुमसे शादी करेगी। ये चमत्कार मैं करके दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी टींगे मारने से बड़े बड़े काम नहीं हो जाते लड़के। कमिश्नर ने एक एक शब्द चबाया। हालांकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि तुम्हारी हरकतों के पीछे वजह केवल वही है जो तुम बता रहे हो, लेकिन अगर है तो मैं ये कहूँगा, तुम बहुत बड़ा मिसफायर कर चुके हो। अगर तुम वह ना करते जो किया है तो मुमकिन है किसी तरह चांदनी का दिल जीतने में कामयाब हो जाते, मगर अब नहीं। एक लड़की उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसने उसकी बारात लौटा दी हो, जिसने सारे शहर में उसे बदनाम कर दिया हो। अब अगर इजाज़त दे तो आपको पूरा सम्मान देते हुए मैं भी कुछ कहूँ। क्या कहना चाहते हो? मानता हूँ, जो मैंने किया उसकी वजह से मेरा काम कठिन ज़रूर हो गया, मगर नामुमकिन नहीं हुआ। दरअसल नामुमकिन काम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप यूँ भी कह सकते हैं, अपने मिशन को कठिन से कठिनतम मैंने खुद बनाया, मगर मजबूरी थी। चांदनी की शादी ही हो जाती तो मेरे करने के लिए बचता ही क्या? जो किया उसे करने के लिए बहुत मजबूर था, और कर भी क्या सकता था? कुछ भी तो नहीं था मेरे हाथ में। ये तो हो नहीं सकता था कि एक अजनबी लड़का चांदनी से कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए वहाँ शादी मत करो जहाँ हो रही है, और वह मान जाती। दूसरी बात, आप कह रहे हैं वह लड़की भला उस लड़के से शादी कैसे कर सकती है जिसने उसकी बारात लौटाई हो, सारे शहर के सामने चरित्रहीन साबित किया हो? इस सब को आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं। मेरा नज़रिया ठीक आपके विपरीत है। मैं सोचता हूँ, जब सारे शहर को ये पता लग गया है कि चांदनी होटल के बंद कमरे में मुझसे मिला करती थी, तो मेरे अलावा कोई और उससे शादी करने वाला भला मिलेगा ही कहाँ? मतलब ये हुआ, मेरे अलावा चांदनी के पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। हर शख्स वही कहेगा जो दूल्हे के बाप ने कहा था, उसी से शादी रचाना जिससे होटल के कमरे में मिला करती थी। उफ़, तुम कोई बहुत ही शातिर लड़के हो, मगर झूठ की हांडी लंबी नहीं चढ़ा करती। एक दिन सारे शहर को हकीकत पता लगेगी, तब तक मैं बाजी जीत चुका हूँगा। बहुत हो चुका कमिश्नर, बहुत हो चुका। महेश घोष के धैर्य के मानो सभी बांध टूट गए। अगर तुम भी कुछ नहीं कर सकते तो मुझे अदालत की शरण में जाना होगा। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा इस पर। चांदनी की तरफ से चरित्र हनन का केस कराऊंगा। तब तक काम नहीं चलेगा कमिश्नर, जब तक मैं सारी दुनिया के सामने साबित नहीं कर दूंगा कि यह कोई फ्रॉडिया है। चांदनी से कभी भी कहीं भी नहीं मिली। अपना मान सम्मान और बेटी के चरित्र की पुनः स्थापना मुझे करनी ही होगी।
ये ठीक कह रहा है। जब तक लोगों के सामने सच्चाई नहीं आएगी तब तक कौन शादी करेगा चांदनी से। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का आपको इतना ही शौक है तो ठोकिए मुकदमे, चक्रेश ने कहा। क्या मतलब? मुझे खुद ही अदालत में अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा। चक्रेश के होंठों में बड़ी चिताकर्षक मुस्कान थी। जो बातें केवल अभी शहर को पता है, कल उनकी चर्चा पूरे देश में होगी। अब तेरी किसी भी धमकी के सामने हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। कहने के साथ तमतमाते हुए महेश घोष कुर्सी से खड़े हो गए। तो मैं सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करना ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प है। चक्रेश के होंठों पर नृत्य करती मुस्कान गहरी और गहरी होती चली गई। पैर पटकते हुए महेश घोष ऑफिस से जा चुके थे। चक्रेश ने कमिश्नर की आंखों में आंखें डालकर कहा, कमिश्नर साहब, बहुत देर से तलब लगी है। मैं सिगरेट यहीं आपके सामने पी सकता हूँ या बाहर चला जाऊँ? गेट आउट! कमिश्नर हलक पाड़कर चिल्ला उठा। कुर्सी से उठते चक्रेश ने जोरदार ठहाका लगाया। अगला दृश्य। ये कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड या योर ऑनर। कटघरे में खड़े चक्रेश की तरफ उंगली ताने मुंबई का नंबर 1 वकील रमेश तैरानी अपनी पुरजोर आवाज़ में चीख रहा था। ऐसा कारनामा किया इसने जैसा पहले न कभी सुना न देखा। मैं शॉर्ट में इसका पूरा कारनामा बयान करता हूँ। सबसे पहले यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर और मेरे क्लाइंट मिस्टर महेश घोष के ऑफिस में पहुंचा। इसके नाटक से मेरे क्लाइंट को ज़बरदस्त मानसिक आघात लगा। गवाह है महेश घोष का सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर हरीराम और उस वक्त बतौर हीरोइन मिस्टर घोष के ऑफिस में काम मांगने आई एक लड़की। दोनों इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। दूसरी बार यह लड़का चांदनी की शादी के फंक्शन में देखा गया। शहर के अनेक मुअज़्ज़ज़ लोग गवाह हैं। वहाँ इसने अमरनाथ नाम के अपने एक साथी के साथ ये भ्रम फैलाया कि चांदनी न केवल इसकी महबूबा है बल्कि कनिष्क होटल के रूम नंबर 13 में इससे मिलती भी रही है, जबकि ये सरासर झूठ था। गवाह के रूप में खुद चांदनी यहाँ मौजूद है। फंक्शन में अपने झूठ को इसने कुछ इस तरह फ्लैश किया कि लड़के वाले उस झूठ को सच समझे और बगैर शादी के बारात लौटा ले गए। एक लड़की और उसके पिता के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात कुछ और हो ही नहीं सकती, योर ऑनर, कि उनके दरवाजे पर आई बारात बगैर शादी के लौट जाए। तीसरी बार यानी कल तो ये सारी सीमाएं लांघकर मिस्टर घोष के घर ही पहुंच गए। ये कहकर चांदनी और उसके पिता को जलील किया कि ये चांदनी से ही शादी करेगा। रोकने की कोशिश की गई तो मारपीट की। पुलिस ने पकड़ना चाहा तो एंटीसिपेटरी बेल का कागज़ दिखाया। कोर्ट की अवमानना ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल क्राइम करने का लाइसेंस नहीं हो सकती, योर ऑनर। इस लड़के ने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि बेल तत्काल रद्द करके इसे पुलिस रिमांड पर दिया जाए ताकि क्रिमिनल्स को सबक मिल सके कि एंटीसिपेटरी बेल कराकर वे न किसी के मान सम्मान से खेल सकते हैं, न ही उन्हें मारपीट करने का लाइसेंस मिल जाता है। इतना कहकर रमेश तैरानी चुप हुआ तो कक्ष में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा तब था जब कक्ष भीड़ से खचाखच भरा था। अब सबकी निगाहें चक्रेश पर जमी थी। कामदेव से सुंदर उस लड़के पर जिसके कसरती जिस्म पर इस वक्त काली टी शर्ट, काला ट्राउज़र और काले चमकदार जूते थे। कटघरे में खड़े उस लड़के के गुलाबी होंठों पर सभी ने मुस्कान को उसी अनुपात में गहरी होते देखा था जिस अनुपात में रमेश तैरानी उस पर आरोप लगाता चला गया था। यह सन्नाटा यह सन्नाटा इसलिए था क्योंकि सभी को उसके बोलने का इंतज़ार था। महेश घोष, चांदनी और पुलिस कमिश्नर दर्शक दीर्घा की सबसे अगली पंक्ति में बैठे थे। माननीय न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपका कोई वकील है मिस्टर चक्रेश? अपनी सफाई में खुद देना चाहूँगा मिलॉर्ड, उसने कहा। कहिए। वकील साहब ने जो आरोप मुझ पर लगाया उनका बिंदुवार जवाब देना चाहूँगा। न्यायाधीश पर नज़रें टिकाए चक्रेश कहता चला गया। सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ, मैं सचमुच उन बदनसीब स्ट्रगलर्स में एक हूँ जो फिल्मों में काम करने के सपने आंखों में लिए मुंबई की सड़कों पर भटकते फिरते हैं। उसी उद्देश्य से मिस्टर घोष के ऑफिस में गया था। हरीराम और वह हीरोइन बनने की इच्छुक लड़की ही नहीं, खुद महेश घोष भी अगर गीता का सम्मान करते हुए बयान देंगे तो यही कहेंगे। हाँ, मैं वहाँ काम मांगने गया था और किसी के ऑफिस में काम मांगने जाना मेरे ख्याल से कोई जुर्म नहीं है। उसका एक तरीका होता है, योर ऑनर, रमेश तरानी ने हस्तक्षेप किया। आप अपने हाथ में रिवॉल्वर नकली था मिलॉर्ड, मगर दर्शाया अपने असली था। वहाँ मौजूद तीनों लोगों ने उसे असली समझा। मारे खौफ के तीनों का बुरा हाल हो गया था। मुमकिन है मिलॉर्ड, मेरा तरीका ठीक ना रहा, चक्रेश ने कहा, मगर नीयत में कोई खोट नहीं था। इसके गवाह ये तीनों भी हैं और ये सच्चाई भी कि पूरा मौका होने के बावजूद मैं वहाँ से कुछ लूट कर नहीं ले गया। अपना टैलेंट दिखाने का जो तरीका मैंने चुना वह मेरी मजबूरी थी। मेरी ही नहीं, मुझ जैसे हज़ारों स्ट्रगलर्स की मजबूरी होती है। आप उनसे बात करके देखिए। टैलेंट होने के बावजूद वे गली गली में भटकने पर मजबूर हैं। महेश घोष जैसे लोगों से मिलने का टाइम मांगते हैं।
उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं, तलवे चाटते हैं, मगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता सर। कहता कहता चक्रेश भावुक होता चला गया। लोगों ने महसूस किया उसकी आंखें डबडबाने लगी। बगैर रुके हुए कहता चला जा रहा था, हम लोगों के मन में एक ही बात होती है, काम तो हमें फ़ौरन मिल जाएगा, कम से कम एक बार कोई देख तो ले हम में कितने टैलेंट हैं। कुछ ऐसी ही भावना मेरे दिल में भी थी। उसी अति उत्साह में महेश घोष के दफ्तर में पहुंचकर मैं नाटक किया। वह मैंने केवल और केवल अपने टैलेंट दिखाने के लिए ही किया था। ये बात खुद महेश घोष और दोनों गवाह भी मान रहे हैं। अगर मेरे नाटक की वजह से महेश घोष को मानसिक आघात पहुंचा तो मैं इंसानियत के नाते भरी अदालत में उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मगर जहाँ तक कानून के दायरे का सवाल है, मुझे कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ना तो मेरी नीयत में फ़र्क था, ना ही कोई क्राइम किया है। क्राइम तो तब होता जब वहाँ से कोई लूटपाट करके भागा होता। पूरा मौका होने के बावजूद मैंने वैसा कुछ नहीं। इसके कृत्य से मेरे क्लाइंट और ऑब्जेक्शन में लौट। इस बार चक्रेश रमेश तैरानी से कहीं ज़्यादा ज़ोर से सीखा। मिस्टर तैरानी को हिदायत दी जाए ये बार बार बीच में बोलकर मुझे डिस्टर्ब न करें। जिस तरह शांति से मैंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप सुने, उसी तरह मुझे सफाई देने का मौका दिया जाए। अगर इन्हें कुछ कहना है तो तब कहें जब मैं अपनी बात पूरी कर चुकूँ। एक बार फिर कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। लड़का ठीक कह रहा है मिस्टर तैरानी। सन्नाटे को न्यायाधीश महोदय ने तोड़ा। आप वकील हैं, कानून को उससे बेहतर जानते हैं। अपनी सफाई का उसे पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जिस तरह वह बिंदुवार खुद पर लगाए गए आरोपों पर बोल रहा है, उसी तरह उसकी बात पूरी होने के बाद आपको भी जो ऑब्जेक्शंस हो उन पर विस्तार से बोल सकते हैं। यस योर ऑनर। कहने के साथ तैरानी को वापस अपनी सीट पर बैठ जाना पड़ा। चक्रेश ने तैरानी की तरफ अपनी मुस्कान की ऐसी चिंगारी उछाली जो उसे अंदर तक सुलगाती चली गई, मगर फिलहाल वह कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। हाँ, वापस न्यायाधीश से मुखातिब होकर चक्रेश ने ज़रूर कहना शुरू किया। वकील साहब के मुताबिक मुझे दूसरी बार चांदनी की शादी के फंक्शन में देखा गया। बात बिल्कुल करेक्ट है। मैं वहाँ पहुँचा था, बगैर इनविटेशन के पहुँचा था। उद्देश्य वही था, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से काम मांगना। मैंने सोचा था महेश घोष की बेटी की शादी में तो पूरी इंडस्ट्री होगी, सबके पैर पकड़ूंगा, कोई ना कोई तो पिघलेगा। सच था भी यही। वाकई वहाँ इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग थे, मगर इससे पहले कि मैं अपना असली उद्देश्य पूरा करता, एक सज्जन मेरे पास आए। कहने लगे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मुझे जानने का दावा भी किया। मैं चौंका, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। यही बात उनसे कही भी, मगर वे तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कहने लगे उन्होंने मुझे चांदनी के साथ कनिष्क होटल के रूम नंबर 13 में देखा है। मेरे होश उड़ गए मिलॉर्ड। दंग रह गया मैं। कहा भी ये क्या कह रहे हैं आप? भला मेरा चांदनी से क्या संबंध? मगर वे नहीं माने, पीछे ही पड़े रहे। मुझे लगा अगर वे इस झूठी बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो मुमकिन है उन्होंने चांदनी को भी मेरी शक्ल से मिलती जुलती शक्ल के किसी अन्य के साथ देख लिया और वे मुगालते में मेरे पीछे पड़े हों। अनेक मेहमान उस वक्त हमारी तरफ देख रहे थे। ऐसा देखकर मैं बौखला गया। लगा उन सज्जन की गलतफहमी के कारण कहीं सचमुच शादी में कोई बखेड़े ही ना हो जाए। वे मुझसे बार बार वहाँ से चले जाने के लिए कह रहे थे। मैंने भी चले जाने ही मुनासिब समझा। वापस जाने के लिए चल भी पड़ा था, मगर बखेड़ा हो चुका था मिलॉर्ड। उन सज्जन की बातें अनेक मेहमानों के साथ साथ लड़के के पिता के कानों में भी पड़ चुकी थी। वे तो पूरी तरह उखड़ गए। आप वहाँ मौजूद किसी भी मेहमान का बयान ले सकते हैं। मैंने सबके सामने बार बार चीख चीख कर एक ही बात कही थी, ये झूठ है। चांदनी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो खुद चांदनी से भी कहा था, तुम कहती क्यों नहीं हमारा कोई संबंध नहीं है। उसने कहा भी, मगर लड़के वाले इतने भड़क चुके थे कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब तो वे सज्जन भी कह रहे थे कि हमारे बीच वैसी कोई बात नहीं हो रही थी, मगर सब बेकार। वहाँ मौजूद अगर एक भी आदमी ये कह दे मिलॉर्ड कि मैंने अपने मुंह से चांदनी से संबंध होने की बात कही थी, तो निसंदेह मैं दोषी हूँ। रही उन सज्जन की बात जिनका नाम वकील साहब अमरनाथ बता रहे हैं, उनका कहना है कि वह मेरे साथी थे। उनसे मिलकर मैंने चांदनी को बदनाम करने और शादी तोड़वाने की साजिश रची। जवाब में एक ही बात कह सकता हूँ, अमरनाथ को मेरे सामने लाया जाए, इस कोर्ट में पेश किया जाए। मैं साबित कर दूंगा ना वह मुझे जानता था, ना ही मैंने उसे पहले कभी देखा था। रमेश तैरानी ने कहा, पुलिस तलाश कर रही है योर ऑनर। वह मिल नहीं रहा, उसी रात से गायब है। इसमें मेरा क्या कसूर है मिलॉर्ड? चक्रेश ने ऐसी मासूमियत के साथ कहा कि एक बार तो कक्ष में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। न्यायाधीश ने व्यवस्था कायम की। कक्ष में पुनः शांति छा गई। रमेश तैरानी ने कहा, मैं यहीं बयान के इसी बिंदु पर मिस्टर चक्रेश से कुछ पूछना चाहता हूँ सर। जज ने चक्रेश से पूछा, एनी ऑब्जेक्शन? बोलना तो वकील साहब ने एक बार फिर मेरी बात खत्म होने से पहले ही शुरू कर दिया, लेकिन जब कर ही दिया है तो क्या रोकूं इन्हें? इनके मन की मन में ना रह जाए, इसलिए इजाज़त देता हूँ। जो पूछना चाहें पूछें। तो शादी वाली रात अमरनाथ ने जो कुछ तुमसे कहा वह झूठ था, सरासर झूठ था। चांदनी तुमसे कनिष्क होटल के रूम नंबर 13 में कभी नहीं मिली।
होटल और रूम की बात छोड़िए वकील साहब, कहने के साथ उसने बहुत ही प्यार से चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, हम कभी भी कहीं भी नहीं मिले। शादी वाली रात से पहले एक दूसरे को हमने देखा तक नहीं था। एक दूसरे की शक्ल ही उस रात पहली बार देखी थी। क्यों चांदनी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? चांदनी तिल मिलाकर रह गई। बुरी तरह दांत पीस रही थी वो। चक्रेश बोल रहा था मगर अंदाज ऐसा था जिससे कक्ष में मौजूद लोगों को झूठ बोलता लगे लगे कि ये सब वह अपनी महबूबा को बदनामी से बचाने के लिए कह रहा है। उधर रमेश तैरानी ने पुरजोर स्वर में कहा, यह संदेश पूरे शहर में जाना चाहिए योर ऑनर कि चांदनी का इस लड़के से कोई संबंध नहीं था। फंक्शन में मौजूद जिन लोगों ने महेश घोष और चांदनी के बारे में गलत धारणा बना ली थी, यह संदेश उस हर कान तक पहुंचना चाहिए। क्यों मिस्टर चक्रेश? उसने सीधे चक्रेश से कहा। इसका मतलब तो ये हुआ लड़के वालों ने बारात वापस ले जाकर भूल की? भूल नहीं, बेवकूफ़ी की वकील साहब। चक्रेश एक एक शब्द पर जोर देता कहता चला गया। मैं तो कहता हूँ गधे थे वे, कच्चे कानों वाले। भला इस तरह बगैर किसी सबूत के सुनी सुनाई बात के आधार पर भी कोई समझदार आदमी किसी लड़की वाले के दरवाजे से बारात वापस ले जाकर लड़की वाले का अपमान करता होगा? मगर मैं कहता हूँ उन्हीं का नुकसान हुआ। इतनी हसीन और पाक लड़की उस गधे और गधे के बाप को अब कभी नहीं मिलेगी। कहने के साथ एक बार फिर वह अपनी आंखों में दीवानगी भरकर चांदनी की तरफ देखने लगा था। और चांदनी के लिहाज से मैं कहता हूँ जो हुआ ठीक ही हुआ। इतने कच्चे कानों वाले लोग चांदनी को सुखी नहीं रख सकते थे। अच्छा ही हुआ जो वक्त रहते उनकी हकीकत सामने आ गई। और जहाँ तक सवाल मुझ पर लगे इस आरोप का है कि मैं चांदनी की शादी तोड़वाना चाहता था, तो ये आरोप सरासर गलत है। मेरी तो हर दुआ चांदनी के साथ है। मेरा तो रोम रोम एक ही बात चाहता है, चांदनी जहाँ रहे खुश रहे। फूल ही फूल खिले उठे इसके चारों तरफ। ये जहाँ कदम रखे वहाँ फूलों की सड़कें बन जाएं। जहाँ सांस ले वहाँ हर तरफ खुशबू ही खुशबू। मैं तो कहता हूँ मिस्टर चक्रेश, न्यायाधीश ने टोका। चक्रेश इस तरह चौंका जैसे अचानक ध्यान आया वो अदालत में खड़ा। उपरोक्त शब्द कहते वक्त वह निरंतर चांदनी की तरफ देख रहा था। लोगों ने उसकी आंखों में चांदनी के लिए तैरती दीवानगी साफ साफ देखी थी। इस तरह कहता चला गया था वह जैसे सपनों की दुनिया में पहुंच गया हो। और न्यायाधीश की आवाज़ पर यूं चौंका जैसे झटका खाकर इस दुनिया में लौटा हो। हड़बड़ाकर बोला, सॉरी मिलॉर्ड। एक बार फिर कक्ष में मौजूद ज़्यादातर लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। वह ठहाके गवाह थे इस बात के कि मैसेज वही गया है जो चक्रेश लोगों को देना चाहता था। एक बार फिर वह उसे और चांदनी को प्रेमी प्रेमिका ही समझ रहे थे। बड़ी अनोखी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था चक्रेश। मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकाल रहा था जिस पर किसी को आपत्ति हो सके, मगर स्टाइल ऐसा था जो खुद ब खुद लोगों को उनके प्रेमी प्रेमिका होने का संदेश पहुंचा दे। सब कुछ समझ रही चांदनी भन्ना कर रह जाने से ज़्यादा कर भी कह सकती थी। जज और रमेश तैरानी तक को लगा चांदनी और चक्रेश में कोई ना कोई संबंध ज़रूर ज़रूर है। कटघरे में खड़ा होकर जो कुछ वह कह रहा है, एक सच्चे प्रेमी की तरह अपनी प्रेमिका को बदनामी और रुसवाई से बचाने के लिए कह रहा है। जज ने पूछा, क्या आपको और भी कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। चक्रेश ने किसी एक्टिंग की ऐसी एक्टिंग की जैसे खुद को नियंत्रित कर लिया हो। बोला, अभी मैं केवल दो घटनाओं पर बोला हूँ, तीसरी घटना पर सफाई देना बाकी है। वह वह घटना है जो कल मिस्टर घोष के बंगले पर घटी। और इतना कहने के बाद वह थोड़ी देर के लिए रुका। एक बार फिर चांदी की तरफ देखता बोला, अब मैं जो कुछ कहने वाला हूँ मुमकिन है कुछ लोगों को वह अच्छा न लगे। कुछ लोग ये सोचकर मुझ पर हंस भी सकते हैं कि मैं चांद को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर अपना बयान शुरू करने से पहले मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है। इसलिए जो चाहे जो फील करे, मगर बोलूँगा वही जो सच है, कहूँगा वही जो सच्चाई है। योर ऑनर, रमेश तैरानी ने कहा। मिस्टर चक्रेश से कहा जाए अदालत का कीमती वक्त ज़ाया ना करें। भूमिका का दामन छोड़कर न मुद्दे की बात पर आना चाहिए। उसी पर आ रहा हूँ वकील साहब। चक्रेश ने सीधे रमेश तैरानी के कहने के बाद न्यायाधीश की तरफ मुखातिब होकर बोलना शुरू किया। मैं अदालत को पहले ही बता चुका हूँ। यह सच है कि वह शादी वाली रात ही थी जब चांदनी ने मुझे और मैंने चांदनी को पहली बार देखा। मैं नहीं कह सकता चांदनी ने मेरे बारे में क्या फ़ील किया, मगर मेरे दिमाग में एक झटके से पहली और अंतिम बार बस एक ही ख्याल आया, नहीं, इस धरती पर इससे हसीन लड़की कोई दूसरी नहीं हो सकती। काश काश ये मेरी दुल्हन बनी होती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक बार फिर रमेश तैरानी अपने स्थान से खड़ा होकर चीखा। एक बार फिर ये लड़का भरी अदालत में चांदनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे मिस्टर तैरानी के इस आरोप पर घोर ऐतराज़ है मिलॉर्ड। चक्रेश उससे कहीं ज़्यादा जोर से चीखा था। मैं यहाँ चांदनी की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा। ये नहीं बता रहा चांदनी मेरे बारे में क्या सोचती है। बता भी नहीं सकता क्योंकि इसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बारे में केवल अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। लेकिन योर ऑनर, वे फीलिंग्स भी इस तरह नहीं बताई जा सकती जिसमें किसी की बदनामी हो। जब मैं किसी और की फीलिंग्स का जिक्र ही नहीं कर रहा तो किसी की बदनामी का सवाल ही कहाँ उठता है। रहा सवाल मेरी फीलिंग्स का, जब तक मैं ठीक से अपने दिल का हाल हाल बयान नहीं करूँगा तब तक अदालत को नहीं समझा पाऊँगा
कि महेश घोष के बंगले पर मैं गया क्यों था, और मैं वहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं गया था। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे क्राइम कहा जा सके। ये बात कोर्ट को उन शब्दों को समझाने का मुझे राइट है जिन शब्दों में मैं समझता हूँ कि समझाने में कामयाब होऊंगा। इस मुद्दे पर दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई। फिर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। मिस्टर चक्रेश जिन शब्दों में अपनी सफाई देना चाहे दे सकते हैं, मगर मिस्टर चक्रेश, आपको ध्यान रखना होगा आपके शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बहुत बेहतर मिलॉर्ड, लेकिन वकील साहब अदालत की हिदायत के बावजूद कई बार मेरी सफाई के बीच बोलकर दखल दे चुके हैं। इस बार इन्हें बीच में ना बोलने की चेतावनी दी जाए। जज ने कहा। इस बात का ख्याल रखें मिस्टर तैरानी। मिस मिसाता तैरानी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तो कह मैं ये रहा था मिलॉर्ड कि मेरे साथ वही हुआ था जो किताबों में लिखा होता है। चक्रेश एक बार फिर कहता चला गया। पहली नज़र में प्यार हो गया जैसी ही कोई बात हुई थी, मगर वह जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ वो तो किसी की दुल्हन बनी मंडप में बैठी थी। मेरे दिमाग में दूसरा विचार कौन था? तू पागल तो नहीं हो गया चक्रेश? भला ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा? बहुत देर, बल्कि पूरी देर हो चुकी है। ये सब सोच ही रहा था कि वे सज्जन आ गए जिनका नाम अमरनाथ बताया गया। बता ही चुका हूँ, उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। यहाँ मैं अदालत की परमिशन से एक बात कहना चाहता हूँ योर ऑनर। एक बार फिर रमेश तारानी खड़ा हो गया। जज ने चक्रेश की तरफ देखा। मुझे मालूम है मिलॉर्ड। अचानक वकील साहब के पेट में क्या कहने के लिए इतना तेज मरोड़ उठा। एक बार फिर चक्रेश ने रमेश तैरानी को जलाकर राख कर देने वाली मुस्कान के साथ कहा, और फिर उसे बोलने का मौका दिए बगैर कहता चला गया। आप यही कहना चाहते हैं ना वकील साहब कि जब मैं खुद कबूल कर रहा हूँ कि मुझे पहली नज़र में चांदनी से प्यार हो गया था, इसे अपनी दुल्हन के रूप में देखने की तमन्ना जाग उठी थी, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैंने अपनी तमन्ना को पूरी करने के लिए अमरनाथ के साथ मिलकर नाटक शुरू कर दिया, ताकि वे शादी ना हो सके और मुझे अपनी तमन्ना पूरी करने का मौका मिल जाए। मुझे दुख है वकील साहब, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी कानून की रूखी सूखी बेस्वाद किताबें पढ़ने में ही गंवा दी। प्यार का 2.5 अक्षर पढ़ने तक का समय नहीं निकाल सके आप। क्या मतलब? तैरानी हड़बड़ा सा गया। मेरा दावा है, मोहब्बत की अगर आपने एक भी किताब पढ़ी होती तो वैसी बात की कल्पना तक नहीं करते जैसी कह बैठे। आपको ज़रूर मालूम होता, जिस इंसान को प्यार हो जाता है सबसे पहले स्वार्थी उसके अंदर से काफुर होता है। उसी क्षण के लिए वह अपने लिए नहीं, उसके लिए जीने लगता है जिससे उसे प्यार हुआ होता है। प्यार को खुदा की इनायत यूं ही नहीं मान लिया गया वकील साहब। इसलिए माना गया है क्योंकि इस पाक एहसास से ग्रस्त इंसान तलवार से अपना सिर कलम कर सकता है, परंतु अपने महबूब के तलवे में छुपे छोटे से कांटे को देखकर मारे दर्द के तड़प उठता है। मिस्टर चक्रेश को इस बात का एहसास कराया जाए योर ऑनर की अदालत है। तैरानी बोला। किसी ड्रामा कंपनी का स्टेज या फिल्म का सेट नहीं जहाँ ये प्यार का राग अलाप रहे हैं, भारी भारी डायलॉग बोल रहे हैं। अगर अदालत में चर्चा प्यार की हो रही है तो बात प्यार की ही होगी। ये चर्चा प्यार की नहीं है, चर्चा प्यार की ही है। चक्रेश ने दृढ़तापूर्वक एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आप मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं एक प्यार करने वाले के लिए जिससे बड़ा आरोप कोई हो ही नहीं सकता। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक आशिक ऐसा कोई काम करना तो दूर करने के बारे में सोच तक नहीं सकता जिसके परिणाम स्वरूप उसकी महबूबा की वैसी बदनामी और रसवाई हो जैसी चांदनी की हुई। वह खुद लाखों गम उठा सकता है, सारी ज़िंदगी तड़पता रह सकता है, ज़रूरत पड़े तो अपनी महबूबा के लिए जान दे सकता है, परंतु उसे यूं अंधेरों के गर्त में नहीं ढकेल सकता। कानून की तार्किक किताबों से ज़रा बाहर आइए वकील साहब। समझने की कोशिश कीजिए एक प्यार भरे दिल को, तब आप खुद ब खुद समझ जाएंगे मैं कितना सच बोल रहा हूँ। अगर ये इत्तेफाक था कि जैसे ही तुम्हें चांदनी से मोहब्बत हुई, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में इसे अपनी पत्नी बनाने का ख्याल आया, वैसे ही वानक चांदनी की बारात लौट जाने के बन गए, तो मैं कहूँगा बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक था ये। आप इसे इत्तेफाक कहते हैं, मैं संयोग कहूँगा। केवल लैंग्वेज का फ़र्क है लड़के, मतलब दोनों शब्दों का एक ही है। कभी गहराई से सोचना वकील साहब, दोनों शब्दों में बहुत ही बारीक सा फ़र्क है, बड़ा मीठा सा फ़र्क है, कुछ वैसे ही जैसा चतुर और चालाक में होता है। मगर दोनों शब्दों का एक ही है, मतलब दोनों शब्दों का एक ही है, लेकिन किसी को चतुर कहा जाए तो लगता है उसकी तारीफ़ की जा रही है, चालाक कहा जाए तो लगता है आलोचना की जा रही है। ऊपर बैठा सबसे बड़ा न्यायाधीश जब डोरियां हिला रहा होता है तो संयोग होते हैं, इत्तेफाक नहीं। मुमकिन है वह संयोग ऊपर वाले ने मुझे और चांदनी को मिलाने के लिए किया हो। कम से कम मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। प्यार की किताबें पढ़ने वाले कहते भी हैं सच्ची चाहत में बहुत ताकत होती है। ऐसे ऐसे संयोग हो जाते हैं जिनकी आदमी कल्पना तक नहीं कर सकता। जो हुआ वह संयोग था या तुम्हारा षड्यंत्र, इस बात का फैसला तो तभी हो सकता है जब अमरनाथ कोर्ट में पेश हो। उसे पेश करना मेरा नहीं आपका काम है वकील साहब, क्योंकि यह साबित करने के लिए आप मरे जा रहे हैं कि जो हुआ वह षड्यंत्र था और उसे अमरनाथ के साथ मिलकर मैंने रचा था। वैसे तभी से उस जलील आदमी को तलाश करने की कोशिश कर मैं भी रहा हूँ। एक बार हाथ आ जाए तो साले का टैंटवा दबा दूँ। क्यों? तुम क्यों टैटवा दबाओगे उसका?
तुम्हारे लिए तो उसने अच्छा ही किया है। एक बार फिर आप एक आशिक के दिल को समझने में नाकाम हैं। बावजूद इसके नाकाम है कि मैं आपको समझाने की काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। प्यार करने वाला स्वार्थी नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए महबूब की बदनामी और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि जिसने ऐसा किया वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप कहते हैं वो मुझसे मिला हुआ, जबकि मैंने सुना है वह महेश घोष का दोस्त था। इन्हीं के भेजे इनविटेशन पर शादी में शामिल था। मुझ पर आरोप लगाना छोड़िए वकील साहब। सही लाइन पकड़ने की कोशिश कीजिए। अपने क्लाइंट को समझाइए। दोस्ती के चोलों में अक्सर दुश्मन छुपे होते हैं। जो कुछ हुआ, जब आज उसे याद करता हूँ तो लगता है अमरनाथ ने जानबूझकर मिस्टर घोष का काम बिगाड़ा था। मिस्टर घोष को याद करना चाहिए। मुमकिन है दोस्ती के बीच कोई ऐसी बात हुई हो जिससे मन ही मन वह इनसे खुंदक खाने लगा हो। मेरे ख्याल से तो अपनी समझ में उनसे मुनासिब मौके पर खुंदक निकाली और गायब हो गया। अगर ऐसा भी था तो उस खुंदक का फ़ायदा तुम्हें ही मिला। फ़ायदा मिला या नहीं इस बात का फ़ैसला तो भविष्य करेगा, मगर फ़िलहाल तो उसकी हरकत ने मुझे ज़ख्मी किया है। ऐसी चोट दी है कि मैं तिलमिला उठा। मेरी तिलमिलाहट उस वक्त लोगों ने देखी भी थी। मैं ये साबित करने के लिए पगला सा गया था कि चांदनी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जिस दौर से चांदनी उस वक्त गुजर रही थी, कोई भी महबूब अपनी महबूबा को उस दौर से गुजरते देखकर तड़प उठेगा। वही हालत मेरी थी। और फिर तुम चांदनी के जले पर नमक छिड़कने बंगले पर पहुंच गए। तैरानी ने व्यंग्य किया। जले पर नमक छिड़कने नहीं, बल्कि मरहम लगाने गया था। चक्रेश ने एक बार फिर भावुक स्वर में कहना शुरू किया। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, तड़पता रहा, सिगरेट पर सिगरेट फूकता रहा, सोचता रहा, हे भगवान ये क्या कर दिया तूने। मेरी आंखों को ये कैसा मंजर दिखाया। पहली बार मन को कोई लड़की भाई थी। पहली बार एहसास हुआ था प्यार क्या होता है। और तूने उसी को मेरी आंखों के सामने बदनामी और रुसवाइयों के गर्त में ढकेल दिया। अब कौन शादी करेगा उससे? कौन इतनी बदनाम हो चुकी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहेगा? तब मेरे दिल में ख्याल आया, मैं शादी करूंगा उससे। मैं रखूंगा उसे अपने दिल की पटरानी बनाकर। इस ख्याल ने मुझे रोमांचित कर दिया। इस कल्पना मात्र से ही मैं झूम उठा कि चांदनी, वह चांदनी मेरी पत्नी बन सकती है जो पहली नज़र में मेरी आंखों के रास्ते से दिल में उतरकर वहां जाकर स्थापित हो चुकी है, जहाँ कभी कभी कोई कोई स्थापित हो पाता है। तो चांदनी पर तरस आ गया था तुम्हें, इसलिए बंगले पर पहुंचकर दो भावनाएं मुझे खींचकर वहां ले गई थी। पहली, मेरा प्यार, चांदनी को पाने की लालसा। दूसरी, चांदनी के प्रति सहानुभूति। इस बात से इनकार नहीं करूंगा। मेरे मन में ये भाव था कि अब कौन चांदनी से शादी करेगा, मगर वहाँ अपनी किसी भी बात से मैंने उस भाव को प्रकट नहीं होने दिया। जानता था वह भाव प्रकट हुआ तो चांदनी को ठेस पहुंचेगी। बता चुका हूँ, प्यार करने वाले एक दूसरे को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं। वहाँ खुलेआम मैंने एक ही बात कही, ये कि मैं चांदनी से प्यार करता हूँ, इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। लेकिन तब जब इसे भी मुझसे उतना ही प्यार हो जाए जितना मुझे इससे। इसे ज़बरदस्ती अपनी बनाने की बात मैंने कभी नहीं की। केवल यही कहा, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा चांदनी। अगर ये कहना गुनाह था तो मैं इस गुनाह को बार बार करना चाहूँगा योर ऑनर। आपके कानून में अगर ऐसा कहने वाले के लिए कोई सज़ा है तो शौक से दे दीजिए मुझे। मैं आपके सामने भरी अदालत में कह रहा हूँ, चांदनी आज भले ही मुझसे प्यार ना करती हो, मगर अपने प्रयासों से मैं वह दिन ले आऊँगा जब ये मुझसे शायद उससे भी ज़्यादा प्यार करेगी जितना मैं इससे कर बैठा हूँ। जुर्म वह नहीं है जो तुमने वहाँ या यहाँ कहा, बल्कि जुर्म तुम्हारे द्वारा वहाँ की गई मारपीट है। वह मिस्टर घोष घोष के हुक्म और उनके नौकरों ने शुरू की थी। पहले तुमने रिवॉल्वर निकाला। ये झूठ है। ये सच है मिस्टर चक्रेश। वहाँ मौजूद किसी भी शख्स का बयान लिया जा सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह या सबूत है जो सिद्ध कर सके मारपीट महेश घोष ने शुरू की? चक्रेश चुप रह गया। जवाब दो मिस्टर चक्रेश, सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? मिलॉर्ड, चक्रेश ने जज से कहा, आप समझ सकते हैं वहाँ जितने भी आदमी थे सब महेश घोष के थे। कोर्ट में महेश घोष के फेवर का ही बयान देंगे। रमेश तैरानी ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है? है, चक्रेश ने एक झटके से कहा। तैरानी चौंका। है? हाँ वकील साहब, एक गवाह मेरे पास भी है। कौन है? चांदनी। चांदनी? ये शब्द हकलाहट से भरकर अकेले रमेश तैरानी के नहीं बल्कि अनेकों मुंह से निकला था। उनमें चांदनी भी थी। चांदनी तो उछली पड़ी थी। हैरत और रोमांच के कारण वह अपने सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ती महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया सबकी निगाहें उस पर और केवल उसी पर केंद्रित हो गई। हड़बड़ा सी गई वह। चेहरा ही नहीं, संपूर्ण जिस्म पसीने से भरभरा उठा। घबराई हिरनी के से अंदाज में इधर उधर देखा, मगर किसी से नजरें न मिला सकी। वह खुद को बड़ी ही अजीब स्थिति में फंसी महसूस कर रही थी। और आम लोग जो अदालत में इसका आनंद लेने आए थे, उनके होठों पर मुस्कान फैल गई। महेश घोष दांत पीसते नजर आ रहे थे। कमिश्नर हैरान। रमेश तैरानी ने हड़बड़ाकर महेश घोष की तरफ देखा था, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे पूछ रहा हो, कटघरे में पहुंचकर ये लड़की कहीं कोई नादानी तो नहीं कर देगी। बहुत लंबे उछले सन्नाटे पर चक्रेश ने अपनी वाणी का वार किया। वकील साहब, एक बीमारी ये भी हो जाती है प्यार करने वालों को,
जिससे वे प्यार करते हैं उसके भरोसे पर अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। वही किया है मैंने। चांदनी ने अगर सच बोला तो मैं छूट जाऊंगा, झूठ बोला तो जेल चला जाऊंगा। वैसे मुझे पूरा विश्वास है चांदनी झूठ नहीं बोलेगी। उसे विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। जज ने चांदनी को विटनेस बॉक्स में आने को कहा। चांदनी को उठना पड़ा। धाड़ धाड़ कर रहे अपने दिल की आवाज़ वह साफ सुन रही थी। साफ महसूस कर रही थी वह उसकी पसलियों पर सिर टकरा रहा है। उठते वक्त शायद अनजाने में ही चांदनी की नज़र चक्रेश पर पड़ी। उसने पाया उसकी आंखों में प्यार, होठों पर विश्वास से भरी मुस्कान थी। आंखों में ऐसा कुछ था जिसका वह सामना न कर सकी। फौरन अपनी पलकें झुका लेनी पड़ी। बहुत धीमे से कहे गए कमिश्नर के शब्द कानों से टकराए। अदालत में कही गई उसकी बातों में बताना बेटी। वह एक नंबर का शातिर और मक्कार है। हमारे हथियार से हम ही को जख्मी कर देना चाहता है। वह आगे बढ़ गई। वे क्षण ऐसे थे जब जस्ट सही सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। सबके दिलो दिमाग एक ही सस्पेंस में फंसे थे। चांदनी क्या कहेगी। वह विटनेस बॉक्स में पहुंच गई। रमेश तैरानी ने कहा, तुमसे केवल एक सवाल पूछा जाएगा। घबराना मत, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने के लिए कहा है वकील साहब, सच्चा जवाब देने के लिए नहीं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। उसने चांदनी से कहा, चांदनी, मैंने तुम पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी का जुआ खेला है। जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी उम्मीद मैं यही करता हूँ कि तुम सच बोलोगी। योर ऑनर, मिस्टर चक्रेश गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जज ने कहा, आप सवाल कीजिए मिस्टर तैरानी। मिस चांदनी, तैरानी ने पूछा, मारपीट चक्रेश ने शुरू की या आपके पापा ने? चांदनी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। मारे सस्पेंस के लोगों का बुरा हाल था। अंदर ही अंदर ये सोचकर खुद रमेश तैरानी काँप रहा था कि भावनाओं में बहकर कहीं ये लड़की सारे केस को ही ना उलट डाले। मगर जवाब तो लेना ही था, इसलिए कहा, जवाब दो मिस चांदनी, मारपीट किसने शुरू की थी? चक्रेश ने, चांदनी ने एक झटके से कह दिया। कक्ष में लोगों की सिसकारियाँ सी उभरी। शिट! दांत भींचकर कहने के साथ चक्रेश ने जोर से कटघरे के रेलिंग पर घूंसा मारा। साथ ही चीख पड़ा, ये झूठ है, झूठ है चांदनी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। नजरें उठाओ, एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि मारपीट की शुरुआत मैंने की थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रमेश तैरानी जोश में भरकर चीखा। आंखों में आंखें डालना क्या होता है? मिस चांदनी को जो कहना था कह चुकी। ये कोर्ट है, रंगमंच नहीं। चक्रेश उसकी बात पर जरा भी ध्यान दिए बगैर चीखे चला जा रहा था। मेरी तरफ देखो चांदनी, मेरी तरफ देखकर। मेरी तरफ देख कर ही जवाब, तेरी तरफ देख कर ही जवाब दे रही हूँ मैं। चांदनी ने एक झटके से चक्रेश की तरफ देखा। बुरी तरह तमतमा रहा था उसका चेहरा। हर तरफ चक्रेश के लिए नफरत ही नफरत नजर आ रही थी। दांत भींचकर गुर्राते से स्वर में कहती चली गई, ले, डाल दी तेरी आंखों में आंखें। अब कहती हूँ, तूने रिवॉल्वर निकालकर मुझे और मेरे पापा को धमकाया। तब पापा ने नौकरों को तुझे रोकने का हुक्म दिया। और बस एक बार फिर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वही सन्नाटा जिसके दरमियान केवल उस वॉल क्लॉक की टिक टिक सुनी जा सकती थी, जो जज के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर लगी हुई थी। कक्ष में मौजूद ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर निराशा फैल गई। शायद उन्हें चांदनी के इस जवाब की अपेक्षा नहीं थी। चक्रेश तो चांदनी की तरफ देख ही रहा था। चांदनी भी उसी की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें चक्रेश पर चिंगारियां सी बरसा रही थीं। उसने तो कह भी दिया, देख कह रहा है कमीने, सोच कह रहा तू कि मैं तेरी इन आंखों से डर जाऊंगी। रमेश तैरानी को लगा, भावनाओं में बहकर चांदनी कहीं कुछ ऐसा न कह बैठे जिससे उस चालाक लड़के को यह साबित करने का मौका मिल जाए कि वह झूठ बोल रही है। इसलिए जल्दी से बोला, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है योर ऑनर। मेरे ख्याल में मिस्टर चक्रेश को जेल भेजने की तैयारी की जाए। चांदनी अब भी अपनी आंखों से चक्रेश पर आग बरसाती उसी को घूरे जा रही थी, जैसे पक्का इरादा कर चुकी हो। नज़रें पहले चक्रेश को झुकानी होंगी। वह उसके चेहरे पर विषाद देखना चाहती थी, मगर ये क्या? चक्रेश के होंठ तो मुस्कुराने वाले अंदाज में फैलते चले जा रहे थे। फिर वह धीरे धीरे हंसने लगा। लोग हैरान, बाकायदा कहे कहे कह कही लगाने लगा। वह पागल हो गया क्या? अब हंस क्यों रहा है? अंततः दाज भी चांदनी को पूछना ही पड़ा। आजमा रहा था तुम्हें, चक्रेश रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला। देख रहा था तुम्हें मुझसे थोड़ा बहुत प्यार हुआ है या नहीं। पाया प्यार होने लगा। लोग हंस पड़े। प्यार? चांदनी गुर्राई। मेरी आंखों में प्यार नजर आ रहा है तुझे? बेइंतहा कमीने जलील, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। आपे से बाहर होकर चांदनी विटनेस बॉक्स से निकलकर उसकी तरफ लपकी। एन वक्त पर तैरानी उसे पकड़ न लेता तो शायद सचमुच चक्रेश का मुंह नोच डालती। यही, चक्रेश जानदार मुस्कान के साथ कहता चला गया, यही तो प्यार है, प्यार की पहली सीढ़ी। तुमने ज़रूर सुना होगा चांदनी, प्यार का पहला पायदान नफरत है, और मैं तुम्हारे सारे वजूद को अपने प्रति नफरत से सुलगता देख रहा हूँ। मतलब साफ है, तुम मेरी तरफ बढ़ने लगी हो। उसके शब्दों ने तो चांदनी को मानो पागल ही कर दिया। वह बाकायदा रमेश तैरानी के बंधनों से निकलकर चक्रेश पर झपटने के लिए जूझने लगी। उसे संभालने का प्रयत्न करते तैरानी ने कहा, योर ऑनर,
अब आपको अपना फैसला सुनाने में देर नहीं करनी चाहिए। जज साहब ने कलम उठाई थी कि चक्रेश क्या उठा। नहीं मिलॉर्ड, मेरी सफाई अभी पूरी नहीं हुई है। मिस चांदनी के बयान के बाद क्या रह गया? गवाह झूठ बोल सकते हैं मिलॉर्ड, मगर सबूत झूठ नहीं बोला करते। सबूत? जी हाँ, मेरे पास ऐसा सबूत मौजूद है जो सिद्ध कर देगा कि चांदनी ने झूठ बोला है। चांदनी सही सभी ने बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ देखा था। दर्शक दीर्घा में बैठे आम लोगों के चेहरों पर एक बार फिर जिज्ञासा और दिलचस्पी के भाव उभर आए। जाने क्यों, आम लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। सब मान चुके थे, वह कोई पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। ऐसा खिलाड़ी जो किसी भी मोर्चे पर हार नहीं सकता। पता नहीं और ऑनर, ये शातिर लड़का अब कौन सा खेल खेलने वाला है? रमेश तैरानी का लहजा कांप रहा था। दर्शक दीर्घा में सबसे पिछली पंक्ति की ठीक बीच वाली कुर्सी के नीचे एक बैग रखा है मिलॉर्ड। चक्रेश ने बड़ी ही जानदार मुस्कान के साथ कहा था। उसे डाइस पर मंगाया जाए। सबके चेहरे पर उसी कुर्सी की तरफ घूम गए। उस चेहरे पर एक युवक बैठा था। उसने झांक कर कुर्सी के नीचे देखा। वहाँ वाकई चमड़े का काला बैग रखा था। वह काफ़ी बड़ा था। उसे खींचकर बाहर निकालने के लिए लड़के ने हाथ डाला ही था कि चक्रेश ने ऊंची आवाज़ में कहा, नहीं दोस्त, बेदर्दी से मत खींचना उसे। उसमें जो भी है बहुत नाजुक चीज़ है। युवक के हाथ जहाँ के तहाँ ठिठक गए। चक्रेश ने पलटकर जज से कहा, उसे एहतियात के साथ डाइस पर मंगाया जाए मिलॉर्ड। जज ने दो कर्मचारियों को हुक्म दिया। बैग कुर्सी से निकलकर डाइस पर लाया गया। लाने वालों को ही नहीं, देखने वालों तक को एहसास हो गया था बैग काफ़ी भारी है। अब सब केवल एक ही बात जानना चाहते थे कि बैग में है क्या। सबकी निगाहें उस पर यूं जमी थी जैसे जादूगर के बॉक्स को देख रहे हों। चक्रेश के कहने पर अदालत की परमिशन से बैग खोला गया। उसमें से एक पोर्टेबल कलर टीवी, मिनी वीसीपी और एक कैसेट बरामद हुई। इस कैसेट में वह सब शूट है मिलॉर्ड जो महेश घोष के बंगले के फ्रंट लॉन में हुआ। चक्रेश कहता चला गया। कैमरा मैंने पोर्च के नीचे खड़ी अपनी गाड़ी के अंदर लगा रखा था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसी आशंका पहले से ही थी कि मुझे झूठ बोलकर फंसाने की कोशिश की जा सकती है। महेश घोष, कमिश्नर, तैरानी और चांदनी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ती साफ देखी जा सकती थी। कोर्ट के बैठने से पहले ही मैंने बैग उस कुर्सी के नीचे छुपा कर रख दिया था। कहते वक्त चक्रेश के होठों पर मुस्कान गहरी होती चली जा रही थी। सोचा था ज़रूरत नहीं पड़ी तो अदालत के उठने के बाद उठाकर चुपचाप वापस ले जाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो दिखानी ही पड़ेगी। कहते वक्त एक बार फिर उसकी नज़रें चांदनी पर केंद्रित हो गई। अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती चांदनी। भरी अदालत में इस कैसेट को दिखाने पर मुझे तुमने मजबूर किया है। इस कैसेट को जिसमें मेरे झूले पर बैठे तुम सबके लॉबी से दौड़कर लॉन में आने से लेकर मेरे वापस आने तक का पूरा एपिसोड मौजूद है। वह एक एक डायलॉग जो तुम लोगों ने मुझसे या मैंने तुमसे कहा, यह फिल्म खुद बता देगी मारपीट कब, क्यों और किसने शुरू की। मैंने रिवॉल्वर कब निकाला और क्या कहकर वापस जेब में रख लिया। तैरानी के खेमे में ऐसा सन्नाटा पसर गया था जैसे सांप सूंघ गया। जज के आदेश पर कैसेट चलाई गई और तब दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने जमकर उस दिलचस्प फिल्म का लुत्फ लिया। लोग हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। चक्रेश उनकी नज़र में हीरो बन गया था। चांदनी तो उस फिल्म को पूरी देख तक नहीं सकी। ठीक उस वक्त पैर पटकती कोर्ट से बाहर चली गई जब टीवी पर चक्रेश उसे चैलेंज दे रहा था। जाते जाते उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कटघरे में खड़े चक्रेश को देखा था। उस चक्रेश को जिसके होंठों पर हमेशा की तरह चित्ताकर्षक मुस्कान थी। तो चलिए दोस्तों, कारीगर के दूसरे भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।